वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो एक बार फिर से स्वागत है यार आप सबका इस नए लेक्चर में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन से कंसेप्ट की, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कहीं ना कहीं एक तरीके की हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ स्टार्टिंग हो चुकी है कंसेप्ट वाइज, कंसेप्ट वाइज हम आगे जा रहे हैं। ओके, सो आज मस्त तरीके से सारे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें जितने भी टर्म्स हमारे यूज होंगे, जैसे हीट एनर्जी आपकी यूज होगी, इंटरनल एनर्जी आपकी यूज होगी, वर्क डन आपका यूज होगा, तीनों के तीनों को मैं एकदम डिटेल में बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो मजा आने वाला है इस लेक्चर में, क्योंकि आपके पूरा प्रोसेस आगे का एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस आप किस तरीके से उनको हैंडल करने वाले हो और किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट टाइप के, उनको आप कैसे सॉल्व करने वाले हो, सारी जानकारी यहां पर आपको आज मिलने वाली है। ओके, सो आज की सुबह जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ये कहानी मेरी जुबानी। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो यार बेसिकली अगर आप इसको देखें ऐसे जस्ट बहुत ज्यादा डीप इसमें ना जाके आप इसको जनरली सोचे, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्चुअली। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन का एक लॉ है, इसी को बोला गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लॉसियस साहब ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और क्या है इसमें लॉ में जो चीजें यूज हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके सारी फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो गई ना इसके रिगार्डिंग, हर टाइप का क्वेश्चन हम क्रैक कर सकते हैं, ऑब्वियसली हर टाइप का। ओके, सो कम ऑन। तो यार सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले हमें एक बात लिखनी ही चाहिए कि किसने दिया है ना, अकॉर्डिंग टू अगर मैं बोलूं, ठीक है, लिख लेते हैं पहले एनर्जी कंजर्वेशन। दिस इज बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, यू कैन से एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप मतलब अकॉर्डिंगली आप इसको बता सकते हैं, आप इसको मान सकते हैं। अब स्टेटमेंट क्या दिया क्लॉसियस ने, सो अब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग, ठीक है, टू क्लॉसियस स्टेटमेंट। ओके, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला यार, उन्होंने बोला कि जो हीट गिवन टू द सिस्टम या हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द वर्क डन, ठीक है, बाय द सिस्टम अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। दिस इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय क्लॉसियस। क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन कर सकते हो, आप इसको याद रख सकते हो, कौन सा टर्म यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है वो सब बताने वाला हूं, उसका यूज कैसे करना है वो सब बताने वाला हूं। इसमें जितने भी टर्म्स है इंडिविजुअली उनकी डीप स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सबसे मेन तो ये होने वाला है, हीट की पूरी स्टडी करेंगे, इंटरनल एनर्जी की और वर्क डन की, ऑब्वियसली। और ये तीन अगर आ गए तो पूरा चैप्टर हमारे कमांड में नहीं होगा यार, क्या बात कर रहे हो, पूरा चैप्टर पे हमारा पूरा बैलेंस होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर उसमें। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, ठीक है, इसको डेल्टा क्यू मतलब हीट, इसको बोला गया हीट सप्लाइड। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये कौन सी हीट है, ठीक है, हीट सप्लाइड टू दी सिस्टम या हीट गिवन टू दी सिस्टम, आपकी मर्जी है। और ये क्या है, जो हीट देगा उसकी वजह से इंक्रीज, है ना, यू कैन राइट इंक्रीज इन दी, है ना, इंटरनल एनर्जी, है इंटरनल एनर्जी, है ना, इंटरनल एनर्जी, ये आप ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, और दिस इज व्हाट वर्क डन, दिस इज वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम हम किसको मान के चल रहे हैं यहाँ पे, गैस, ठीक है, फिजिक्स में हम किसको मान के चल रहे हैं, गैस जो है हमारी। ओके, सो अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट सर, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, इस तरीके से आप इसको मान सकते हैं सिंपली। ओके, तो ये सारे टर्म्स हैं, इनके नाम आपको बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए। ओके, तो मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा, जैसे कि मैंने बोला है, हौले हौले बस आप देखते जाए, समझते जाए क्या है इसकी कहानी। ठीक है भाई, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, अगर आपने डेल्टा क्यू नहीं लिखना है, सिंपली क्यू हीट गिवन टू द सिस्टम या सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये लिखना ही लिखना है, चेंज होगा, इंक्रीज होगी, प्लस वर्क डन
जस्ट सिंपल लिख सकते हो W, ठीक है, जस्ट सिंपली आप इसको W गपलू लिख सकते हो। ओके, तो दिस इज द वर्क डन, है ना, बाय द सिस्टम एंड दिस इज द हीट गिवन टू द सिस्टम। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अभी अभी सुबह हम ये क्लास कर रहे हैं, नाश्ता करके बैठे हैं, हालांकि मैंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन होप सो आप लोगों ने कर भी लिया होगा। ओके, तो जब हम एनर्जी लेते हैं तो इनटेक करते हैं, तो सिस्टम के पास एनर्जी जा रही है, फिर मैं अभी यहाँ पे बकवास कर रहा हूँ, इतने आप काम करेंगे पढ़ेंगे तो हम थक जाएंगे, तो एनर्जी रिलीज करेंगे, है ना। एनर्जी एक सिस्टम को दी जा रही है, सप्लाई की जा रही है, इनटेक हो रही है, एक वहां से रिलीज हो रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, तो हम थक जाते हैं। जैसे हम बाइक चलाते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, तो हम उसमें पेट्रोल डीजल डलाते हैं, तो उसको एनर्जी बनती है, उसको एनर्जी दी जा रही है, सप्लाई हो रही है, फिर वो हम उसका यूज करते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, हीट फॉर्म में हो जाती है ना, और उसका हम यूज भी तो कर रहे हैं, उसका वर्क भी तो ले रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज हो रही है हीट फॉर्म में, जो यूजेबल नहीं है तो वो हीट रिलीज मानी जाएगी, जो बाहर निकल रही है वहां से, एग्जॉस्ट हो रही है वहां से। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जब आप थक जाते हो ना काम करते करते करते, फिर आपको भूख लगती है, फिर आपको खाने खाने का मन करता है, मतलब एनर्जी लेने का मन कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहे हो अपने आप अंदर आप, ठीक है, ऐसे समझ लो ना यार। और उसकी वजह से जो आपकी इंटरनली जो एनर्जी में जो चेंज आएगा, है ना, वो ये होती है चेंज, अभी मैं डिस्कस करूंगा, नो प्रॉब्लम, एंड दिस इज द वर्क डन। कूल, ओके सर। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या याद रखूं सर? बस ये फॉर्मूला याद रखूंगा, इसका एप्लीकेशन करूंगा, सब सिखाऊंगा, टेंशन नहीं है, बस अभी याद रखो कि जो सिस्टम का एनर्जी सप्लाई की जाती है कैसे, देख लो। सपोज करो आपको समझाने के मैंने एक सिस्टम यहाँ पे ऐसे बना दिया, ऐसे समझ लो, यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन है, ये जो पिस्टन है मूवेबल होता है, ठीक है, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है जी, है जी, ऐसे समझ लो जी। तो ये हो गया आपका एक हीटिंग एलिमेंट। मान लें हीटिंग एलिमेंट को मैंने कहीं से करंट दी, तो ये हीटिंग एलिमेंट में जब करंट जाएगी तो हीटिंग एलिमेंट है, करंट जा रही है तो हीट करेगा, तो हीट प्रोड्यूस करेगा। और इसमें सपोज करो यहाँ पे इस सिलेंडर में यहाँ पे गैसेज है। ओके, समझना, बेसिकली आप देखो, समझो ना, मतलब मजे से आप इसको जब बेसिक तौर पे समझेंगे तो आपको फील आने लगेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। एंड इसको बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन एक ऐसी रॉड होती है जो मूव कर सकती है, मूवेबल रॉड यू कैन से, मतलब ये आगे पीछे ऐसे मूव कर सकती है इसके अंदर। जस्ट लाइक योर पिचकारी, है ना, रंगों का त्योहार, जब हम पिचकारी लेते हैं ना, उसको खींचते हैं फिर मारते हैं, जस्ट लाइक योर जो इंजेक्शन नहीं होता है ना, उसको फिल करते हैं फिर मारते हैं, ठीक है। तो बस वैसे ही है, ये पिस्टन है, ये मूविंग रॉड, दिस इज द मूविंग रॉड, इट कैन मूव लाइक बैक एंड फोर्थ। ओके, सो ये जो एलिमेंट है, इसमें जब करंट जाएगी तो हीटिंग होगी तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज करो भाई, करो एनर्जी रिलीज। तो ये एनर्जी जो यहां से रिलीज कर रहा है, ये कहां जा रही है? ये सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है, इस गैस के पास जा रही है। तो ये ही है हीटिंग की वजह से जो हमने एनर्जी दी, दिस इज द सप्लाइड एनर्जी। और हीट इसको लेगी, अपनी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी, फिर ये एक्सपैंड करना चाहेगी, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर ये एक्सपैंड करना चाहेगी, है ना, एक्सपैंड। तो इसके सामने ये रॉड रखी है, इधर तो जा नहीं सकती है, तो बिल्कुल फिक्स्ड है, तो यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगी इसके ऊपर, एक्सपेंड करने के साथ साथ। आप खुद ही इमेजिन करो ना, आपने एक गैस भर लिया, उसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, इसकी वजह से हीट दे दी, उसको मतलब हीट दे दी, तो एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड, और फिर इसके सामने जो भी आएगा उसको धक्का मारेगी, मतलब उसमें फोर्स अप्लाई करेगी, तो फोर्स अप्लाई करेगी इसके ऊपर, तो ये पिस्टन आगे को मूव करेगा। तो वर्क डन हो गया कि नहीं? तो देखो, इस एनर्जी ने जो यहाँ हीटिंग की वजह से आई, क्यू ने इसकी गैस की पहले खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, इसको गर्म किया, टेम्परेचर रेज किया, फिर ये एक्सपेंड की, फिर पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो उसने वर्क भी किया। इसलिए हम इसको लिखते हैं, जो हम एनर्जी लेते हैं वो दो काम में कन्वर्ट हो जाती है, सिंपल, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और वर्क डन करने में, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी कंजर्वेशन। जो आपने एनर्जी दी थी वो इन दो फॉर्म में चेंज हो गई, इसलिए कंजर्व है, एनर्जी खत्म नहीं हुई है बॉस, कंजर्व है, एक रूप से इन दो रूप में बदल चुकी है। बोलो यार, समझ में आ रही है बात? तो दिस इज द टाइप ऑफ सिचुएशन, आप इसको समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं, आपने इमेजिन करना है कि जब पेट्रोल डलता है, हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो बर्निंग होती है उसमें, तो जो फ्यूल होता है बर्न करेगा, गैस बनेगी, तो उसके पास टेम्परेचर आएगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर आएगा तो गैस होगी, एक्सपेंड करेगी तो वर्क भी होगा, पहले उसका टेम्परेचर रेज करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी रेज करेगी, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के मोशन में आएंगे, काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो इंटरनल एनर्जी होती है। सर हमें क्या पता, बताऊंगा ना अभी सब डिटेल एनालिसिस, पहले फील कर लो, आप उसको गर्म कर रहे हो, है ना, आई मीन उसको, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसको हीट कर रहे हो, ठीक है। तो जो बाहर से हीट दी जा रही है उसको, उसका टेम्परेचर रेज करेगी, फिर वो एक्सपेंड होगी, फिर गाड़ी इंजन स्टार्ट होगा, फिर गाड़ी चलेगी, तो वर्क आउटपुट मिल रहा है। तो ये सारी सिचुएशन ही तो है यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसे समझो आप कि मतलब ये जो एनर्जी दी गई थी दो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, दिस वन एंड दिस वन, तो एनर्जी कंजर्व हो गई एक तरीके से, ये इन दो पार्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, इसमें एज वेल एज इसमें। इतनी तो बात आप समझ ही सकते हैं। ओके, सो ये
है आपके पास, इतना याद रखो फिलहाल आप बस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, okay, and this is the statement given by the Clausius. Okay, तो आप इसको मान सकते हो, और ये स्टेटमेंट है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है। बस अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में सब बताऊंगा, साइन कन्वेंशन में सब बताऊंगा। उससे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इंडिविजुअली इस हीट को डिनोट करेंगे। इसको वैसे मैंने पढ़ा चुका हूं आपको हीट, ठीक है, बट अब यहां पे भी देख लेते हैं जल्दी से। तो हीट जो होती है मतलब ये Q, इसको अलग से डिस्क्राइब करना है, चेंज इन एनर्जी को अलग से डिस्क्राइब करना है, इसको अलग से डिस्क्राइब करना है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, क्योंकि वर्क अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। यहाँ पे ये दो कवर करने वाला हूं मैं, और इंटरनल एनर्जी के साथ स्पेसिफिक हीट वगैरह जो भी आएंगी वो भी कवर करूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो भी कवर करूंगा, टेंशन नहीं रहेगा, सब कुछ सिखा डालूंगा और मजा आएगा इस लेक्चर से, है ना। इससे और अगले लेक्चर से हर टाइप का क्वेश्चन आप पूरे थर्मोडायनामिक्स पे कमांड आपकी हो जाएगी, आप क्या बात कर रहे हो, है ना। बस देखते जाओ, हौले हौले नोट्स बनाते जाना, मस्त तरीके से मजा आने वाला है बॉस। दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट एंड जेईई मेंस। हम हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख के आप फोड़ सकते हो। आगे बढ़े, अब हीट के बारे में डिस्कस करें इंडिविजुअली। तो 3 टर्म्स है, तीनों की हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, बट इस लेक्चर में जैसे कि मैंने बोला इसकी और इसकी मैं बात करूंगा। ओके, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए। वैसे मैं बहुत बातें आजकल करने रहा हूँ यार आप लोगों के साथ, ठीक है। आप तो बात करते नहीं तो मेरे को ही करनी पड़ेगी। सर हम कैसे बात करेंगे, यस सही भी है ओके, सही भी है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं जल्दी से हीट की। ओके, हीट या तो देखो सिस्टम को हीट दी जाएगी या सिस्टम से हीट ली जाएगी। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप खाना खा रहे हो तो हीट ले रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप थक चुके हो तो आपने हीट रिलीज कर दिया, आपकी हीट लॉस्ट हो गई, इसलिए हमें थकान महसूस होती है, समझ गए। सो अब क्या करेंगे सर, इंडिविजुअली इसका डिस्कशन करेंगे। तो फिर से मैंने बोला, मैंने लिखा है यहाँ पे हीट या तो गिवन टू द सिस्टम और रिलीज्ड बाय द सिस्टम। आप लिख सकते हो गिवन टू सिस्टम आप बात करेंगे, और रिलीज, ठीक है, फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द गैस। गैस की तो बात कर रहा हूं, है कि नहीं, फ्रॉम गैस। तो यहां पे जब देंगे तो क्या होगा, लेंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें करूंगा। बस आप फिलहाल इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, इसके बारे में देखते हैं। तो आपको पता है दिस इज द वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मैन इतना तो आपने याद रखना है इसके बारे में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो बेसिकली ये एक मैकेनिकल वे नहीं होता है, और इसमें किसी भी तरह के कोई मैकेनिक्स का यूज नहीं होता है। हीट भी एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूं। ओके, दिस इज द वे, बट दिस इज नॉट अ मैकेनिकल वे एक्चुअली। मतलब हम कहीं से कोई बाहरी फोर्स नहीं यहाँ पे अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से केवल एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पे हम करते हैं। ये बिल्कुल आप बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखो, ठीक है। दिस इज नॉट अ मैकेनिकल वे, ओके, क्लियर है। दिस इज यानी वे, द वे यू कैन से ऑफ हीट, वैसे मैं बता चुका हूं, फिर से याद दिला रहा हूं, तो ध्यान से सुनते रहियो, ठीक है। द वे ऑफ हीट ट्रांसफर किसकी वजह से सर, एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर, ओके, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, ये आपने बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना है। नो मैकेनिक्स रिक्वायर्ड, नो मैकेनिक्स, यहाँ पे आपकी मैकेनिक्स का कोई यूज नहीं होगा, नो मैकेनिक्स रिक्वायर्ड, है ना। इस बात की आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे, यहाँ पे फोर्सेस वर्सेस की जरूरत नहीं होती है। टेम्परेचर इज एवरीथिंग, ओके, टेम्परेचर इज एवरीथिंग। सो अब थोड़ी सी आप जानकारी ले लें, फिर से मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, और कंप्लीट एनालिसिस जो आपको चाहिए, एटलीस्ट जो रिक्वायर्ड है आपके लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपने याद रखनी है, जिसका यूज होगा इन द प्रॉब्लम। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे उसका यूज होने वाला है मस्त तरीके से, ओके। तो वो आपको बताना चाहिए। अब याद करो, अगर मैं बात करूं फॉर सॉलिड्स या लिक्विड्स, यस सर ये तो कर चुके हैं हम, बता रखा है मैंने, सब कुछ बता रखा है आपको, ठीक है ना। तो ये सब कुछ सिखाया था मैंने आपको, ओके। सो कम ऑन, तो सॉलिड्स या लिक्विड्स के लिए या तो आप यूज करते हैं M/L, या आप यूज करते हैं MS डेल्टा T। ये कब यूज होता है, एनर्जी, ये भी तो एनर्जी है, हीट। जब आप इस तरीके से सप्लाई करते हो, उसका फेज चेंज हो जाए, उसकी स्टेट चेंज हो जाए, उसका रूप बदल जाए, उसका रूप ही बदल जाए, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने हीट इस तरीके से दी है उसको कि उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, दैट इज कांस्टेंट, बट उसका रूप बदल चुका है, समझ गए, पानी से वेपर बन गया, आइस से पानी बन गया, तो उस समय इस हीट की रिक्वायरमेंट होती थी, बट ये होती थी सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, ठीक है। बट अगर ये वाली हीट आप सप्लाइड करते थे तो ये तब यूज होती थी जब केवल टेम्परेचर चेंज हो, ओनली व्हेन T यानी टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज होता था।
समझ गए आप, तब इसका यूज करते थे। तो यार सर यहाँ तो हम गैसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हीट सप्लाइड की या रिलीज की बात कर रहे हैं हम फॉर गैस कर रहे हैं बॉस, यानी हम गैसेस की बात कर रहे हैं। तो याद रखिए बॉस, हमेशा दिमाग में गैसेस के लिए जो हीट का फॉर्मूला आपने यूज करना है, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज, दैट इज Q इक्वल टू MS डेल्टा T, ये यूज होगा हमेशा, मतलब दिस वन। अब यहाँ पे दो चीज आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज करनी है, गैस का मास ले रहे हो या उसका मोल का आप यूज कर रहे हो, बस हो जाएगा, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से सारी चीजें पता है तो Q जो सप्लाई की जा रही है, रिलीज हो रही है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप हमेशा गैसेस के केस में, ऑलवेज, यू जस्ट रिमेंबर इट। एंड M इज व्हाट सर, दिस इज द मास ऑफ गैस, यू कैन राइट मास ऑफ गैस, ये इसकी स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है, ठीक है सर। एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, ओके, सो यू कैन से चेंज इन टेम्परेचर, ओके। सो एक काफी अच्छा खासा चेंज हो रहा होगा टेम्परेचर में, तो आप इसका यूज कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, ये हो गया, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Q इक्वल टू NC डेल्टा T, अब ध्यान से देखना बॉस, ये जो हीट सप्लाई की जा रही है ये इस सेंस में की जा रही है, देखो ये M नहीं है, अब ये N है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स, और ये जो C है इसको बोलेंगे हम, जैसे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वैसे ये C नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स के साथ यूज हो रही है, तो उसको बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक, ठीक है, आप इसके लिखेंगे स्पेसिफिक, ओके, हीट कैपेसिटी, आप ध्यान देंगे दोनों चीजों पे, ठीक है। तो ये जब मोल्स का यूज किया जाएगा तब इसका यूज करना है, तो नॉर्मली हम इसी का यूज करने वाले हैं, तो नॉर्मली हम इसी का यूज करने वाले हैं गैसेस के लिए, ठीक है। सो Q इक्वल टू NC डेल्टा T, यानी मोलर हीट स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी होती है, ये आप इसको मान के चलेंगे, ठीक है। अब ये किस किस टाइप की हो सकती है ये भी मैंने आपको बता रखा है, फिर से मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। C की जो वैल्यू है ना, C या तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे या ये कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये दोनों चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, ये स्पेसिफिक हीट होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, इतना तो याद रख सकते हो ना बॉस? यस सर। तो आप लिख कैसे सकते हैं इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T और Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, मतलब ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात कर रहा होगा, तो वहां पे जो हीट सप्लाइड है यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, रिमेंबर कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। दिस वन इज जब वो प्रोसेस जब आपका होगा प्रेशर वाला और वो कांस्टेंट होगा तो आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है तो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे, देखते ही यार आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है यानी आइसोबैरिक प्रोसेस है तब आप इसका यूज करने वाले हैं, सिंपल। सो स्टैंडर्ड वे में यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप एंड C मे बी एट CV एट CP, ओके, द कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यू जस्ट रिमेंबर दिस। ये तो हो गए इसके सारे एक्सप्रेशंस फॉर्मूलाज। अब अगर वो कभी ऐसे बोलता है ना, अगर ऐसे बोलता है फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, यानी वेरिएबल सिचुएशन अगर आपको दे रखी C वगैरह की वेरिएबल सिचुएशन है तो आप कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल हीट सप्लाइड फॉर NCDT, तो टोटल निकालने के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, तो Q आपका टोटल आ जाएगा इंटीग्रेशन T1 से T2 जो भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है NCDT, तो C यहाँ पे कहीं ना कहीं वेरिएबल गिवन होगी, आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज जो भी होंगी। अब लास्ट में जो पॉइंट आपने याद रखना है इसके बारे में, इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत है ही नहीं, लास्ट में हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की इसकी, ठीक है। तो नोट करके जल्दी से देख लेंगे बहुत, साइन कन्वेंशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा जो हीट गिवन है उसका साइन क्या ले, जो हीट रिलीज हुई है सिस्टम से उसका साइन क्या लेंगे। देखो यार सीधी सी बात है, मैंने जैसे कि आपको बोला आपको भूख लगी मतलब आपको एनर्जी चाहिए, मतलब आप एनर्जी ले रहे हो तो आपको पॉजिटिव सेंस आ रहा है, मतलब आपकी एनर्जी जब हम इनटेक करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब हम थक जाते हैं काम करते करते तो हमें ऐसा लगता है थक गए, मर गए, मिट गए, लुट गए, तो हमें ऐसा लगता है यार हम थक जाते हैं यार, हमसे काम नहीं होता फिर, तो मतलब वो नेगेटिव सेंस है, एक तरीके से एनर्जी रिलीज कर दी आपकी बॉडी ने, तो दैट इज द नेगेटिव सेंस, ओके। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलाना है मतलब पॉजिटिव सेंस है भाई, मतलब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो डला देंगे तो चल देंगे, हम खुश हो जाएंगे, अब हम जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल की
चलते चलते खर्च हो गया, कम हो गया, तो दैट इज द नेगेटिव सेंस। ओके, तो हीट रिलीज हो चुकी है। तो आपने लिखना है इफ, पॉइंट नंबर 1, इफ हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर वो बोलता है हीट गिवन टू गैस, अगर गैस को हीट दी गई है, सप्लाइड की गई है, समझ गया आप? ओके, या गैस को हीट ऐड की गई है, एक तरीके से दी गई है, बस ये समझो। तो Q को हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द गैस, ऐसे लिख लो, बाय द गैस, है ना, गैस ने अगर हीट रिलीज किया, एग्जॉस्ट करी है, लॉस कर दिया है उसने हीट को, हाँ जी, तो Q का साइन आपने नेगेटिव लेना है, बस ऐसे ध्यान रखना। देन यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ Q विद द नेगेटिव साइन एंड द Q इज विद द पॉजिटिव साइन। जब वो हीट ऐड करता है, हीट को रिलीज करता है, उसको रिजेक्ट करता है, यू कैन से अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है, तो उसको आप नेगेटिव ले लेंगे। सो दिस इज द वे अबाउट द हीट। इतनी सारी चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, बस खत्म। हाँ जी, इससे ज्यादा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। इतनी ही सफिशिएंट नॉलेज आपको होनी चाहिए एटलीस्ट। स्पेसिफिक हीट के बारे में और डिटेल करेंगे, टेंशन मत लो, हर चीज बताऊंगा ना इसमें यार, बताना ही पड़ेगा यार, तभी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हर टर्म यूज होता है। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हर टर्म वहां पे कहीं ना कहीं यूज होता है, तो हर तरीके से हमें आना चाहिए। उससे पहले इंटरनल एनर्जी के पास चलते हैं। पहला हो गया हीट एनर्जी, हो गई ना हीट। अब इंटरनल एनर्जी की पूरी डिटेल एनालिसिस कर डालते हैं ना बॉस, क्या बात करते हो आप, चले फिर मचा डाले फिर। ओके बॉस, तो जल्दी से बात कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी, जो कि बेहतरीन कंसेप्ट माना जाता है। इसके बारे में हर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, मस्त तरीके से होनी चाहिए। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पता होना चाहिए कि भाई किस चीज पे डिपेंड करती है और किससे इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा होगा, इसको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं बस जो हमने अपने दिमाग में रखना है, जो उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको बदल सकते हैं, ठीक है, जिनका जिसके वजह से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से चेंज हो सकती है। बाकी दुनियादारी से इसको कोई मतलब नहीं है। कैसे सर, मतलब क्या बात कर रहे हो? आओ, कम ऑन, जल्दी से आओ, देखते हैं क्या है इसकी कहानी। इंटरनल एनर्जी, एक चीज तो मैं पहले ही बता दूं क्लियरली, आप इमेजिन करो, बस आंख बंद करो और इमेजिन करो, तो देखोगे कैसे, आंख बंद करोगे तो देखोगे कैसे, ठीक है। इसलिए सुनो, ध्यान से सुनो और इमेजिनेशन करते रहना बढ़िया तरीके से। इमेजिन कर लो कि आपने किसी कंटेनर में गैस फिल कर दी है, भर दी है, ठीक है सर, फिर उसको आपने हीट किया, बढ़िया सर, तो वो गर्म होगी, बिल्कुल सर, तो गर्म होगी तो क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में भागेंगे, उनको एनर्जी मिल गई गर्म होने से, हीट हो गई ना, ज्यादा टेम्परेचर तो भागेंगे, मोशन आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उनको, थर्मली काइनेटिक एनर्जी, रैंडमली मोशन में वो आ जाएंगे, रैंडम मोशन में करेंगे, तेज तेज भागेंगे सर, यस, समझ गए। और याद करो, जब भी हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी या किसी की भी, तो हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। और आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, एक चीज मैंने बिल्कुल क्लियर लिखाई थी, फॉर आइडियल गैस, ये बिल्कुल याद रखना, इंटर जो होते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज, मॉलिक्यूलर फोर्सेज, वो आपके लगभग नेग्लिजिबल होते हैं, नेग्लिजिबल, है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मोशन में भाग रहे हैं, तेज भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है उनके पास, नो डाउट, रैंडम मोशन में है, बिल्कुल है, लेकिन उनके बीच में जो अट्रैक्शन होना है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, वो नेग्लिजिबल है। मतलब उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी पोजीशन है, जो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वजह से जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो होती है। यहाँ पे वो हम जीरो मान के चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं, खत्म। मतलब इंटरनल एनर्जी को अगर डिफाइन करना है, दिस इज द सम ऑफ टू टाइप ऑफ एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू द काइनेटिक मोशन प्लस द एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से जो उनकी एक कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल वाली है, इसको हम लगभग जीरो ही मान के चलेंगे। तो सारा इफेक्ट हम जो लेंगे इंटरनल एनर्जी का, मतलब जो हमने हीट दी है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में जो रैंडम मोशन आया है, उस मोशन की वजह से जो वो एनर्जी कैरी कर रहे हैं, उसी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। बात खत्म, उनकी मोशन जो है, बात खत्म, समझ गया, वो मोशन वाली। यानी हम केवल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे, इस काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे जो एनर्जी इसके पास होगी, यानी ये ड्यू टू रैंडम मोशन, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वजह से होगी। जब उसको हम हीट सप्लाई करेंगे तो बहुत तेजी से वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे। यार पानी को भी गर्म करते हो ना, अगर मैं लिक्विड की बात करूं, चलो गैसेस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो हम पानी को गर्म करते हैं, उसको जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी भागना स्टार्ट कर देते हैं यार,
ऐसे समझ लो, जस्ट फील करने के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर मैं ध्यान से देखूंगा यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है जिसको मैंने यू से डिनोट किया है, वो दिस इज टोटली, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओनली डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। बस ऐसे याद रखना। अब ये है क्या, कितनी है, कहां से निकालेंगे, सब बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे याद रखना, बस इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट कर रहे हैं हम ऐसे। अब देख, अगर मैं यूज करूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखो ध्यान से, अभी अभी लिखा था यूजिंग, थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, है जी, डायनामिक्स अपने आप लिख लियो बॉस, ठीक है। तो क्या लिखा था मैंने, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस घपलू। तो देखो, अगर मैं बात करूं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो हमें इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो ऐसा प्रोसेस लेंगे, वो आइसोकोरिक प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो वॉल्यूम होता है दोस्तों वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, तो उसकी वजह से वर्क डन जीरो हो जाता है, मैंने आपको बता रखा है बिल्कुल। तो वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हीट सिस्टम को दी होगी वो टोटली इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो गई होगी, इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस की ही स्टडी करके हम इसको डिफाइन करते हैं, जिससे हमें एक रिलेशन मिल जाए कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से या काइनेटिक एनर्जी वहां पे कहां कैसे आ रही होगी, उसको पता कैसे लगाएंगे ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि आपने क्यू दी सिस्टम को, एनर्जी गैस दी गैस को, उसने इंटरनल एनर्जी को भी चेंज करा होगा, उसने वर्क डन भी किया होगा। अगर वो वर्क डन करे ही ना, वर्क डन जीरो ही कर दो आप, वर्क डन हुआ ही नहीं, आपने इस तरीके से सारा खाना खाया कि आप सारा खाना खा के पूरे एक्साइट हो गए लेकिन आपने काम किया ही नहीं, दिन भर बैठे रहे, समझ गए, तो तुम्हारी अंदर की इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज हो गई लेकिन तुमने काम तो किया ही नहीं, तो सारी एनर्जी जो तुमने ली थी, जो तुमने इनटेक की थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, उसको इंक्रीज करने में। आप समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब जो हीट सप्लाइड की गई थी वो टोटली चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गई चांदी मेरे, और ये सारा प्रोसेस हुआ था आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, अभी अभी मैंने लिखा था Q होता था NCV डेल्टा T, सो हियर वी गो एंड वी कैन राइट डेल्टा U इक्वल टू दिस, वेरी क्लियरली मैन, वेरी क्लियरली, यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा T, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये फॉरएवर आपके दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए, और इससे इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो तो ऑसम होने वाला है, ऑसम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, ये उसकी स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, तो दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कम ऑन, अगर मैं U लिखूं, चेंज ना लिखूं, तो U को मैं लिखूंगा NCVT, ऐसे लिख दूंगा। तो U जो है कहीं ना कहीं U जो है ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसकी इक्वल आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगी। और अगर आपने टेम्परेचर को दोस्तों कांस्टेंट कर दिया तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगी। यानी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्लियरली आप देख सकते हो, NC को छोड़ दो, इसका तो कोई है ही नहीं चीज, मेन है टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलेगा तो तभी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, अदरवाइज इसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। इट टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द गैस। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बातें? दिमाग में जा रही है कि नहीं बॉस? टेम्परेचर बदलोगे तो होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट किया, देखो अगर आपने कांस्टेंट कर दो, चेंज मत करो, जो है वही रहेगा, तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब अगर मैं चेंज निकालूंगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे इंटरनल एनर्जी का, तो वो तो जीरो आएगा। अगर आप टेम्परेचर गैस का नहीं बदल रहे हो, सेम है और वो नहीं चेंज हो रहा है, तो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा जीरो हो जाती है। इंटरनल एनर्जी चेंज ऑलवेज जीरो। अगर टेम्परेचर चेंज आपका जीरो हो गया, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर का चेंज जीरो है, ठीक है भाई, T माइनस T तो जीरो ही आएगा, कांस्टेंट है तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो होगा। टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर गाइस। सो दैट्स व्हाई दोस्तों, ये जो आपकी थर्मल एनर्जी है इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इधर आ जाओ, इत्थे आओ, इत्थे। तो इसका मतलब सर इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला याद रखें हम हमेशा NCV डेल्टा T याद रखें, बिल्कुल बिल्कुल। और याद करो, अगर याद है आपको, प्रीवियस लेक्चर में मैंने CV की वैल्यू भी लिखाई थी आपको, वैसे तो उसकी आज डिटेल एनालिसिस करूंगा मैं। CV जो होता था हमारे पास, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्रीडम R/2 होता था। ये होता था कि नहीं, मैंने बोला था याद कर लेना बॉस। इसको पटक दो अगर यहाँ पे, तो डेल्टा U आपके पास आ जाएगा NFR डेल्टा T/2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन,
इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन, सपनों में आना चाहिए आपके। इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, NFR डेल्टा T by 2 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। तो सारी इसकी फॉर्म मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है टोटली दिस इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, दिस इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। और इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने एक चीज और आपको बताई थी, इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या चीज बताई थी सर आपने, यहीं पे लिख देता हूं कि ये एक पॉइंट फंक्शन है, दिस इज अ पॉइंट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन। ये एक पाथ फंक्शन नहीं है। क्यों सर? बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, नॉट द पाथ। इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ गए आप? मतलब सर कैसे, अगर कोई सिस्टम यहां से चला ए से और ए से चल के वो वापस ए पे वापस आ गया, देखो वापस ए पे भी आ गया, अगर ए से चला और वापस ए पे आ गया तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया, साइक्लिक। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है। मतलब ये 2 पॉइंट बस आपने याद रखने हैं, टेम्परेचर चेंज अगर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो होगा, और अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो भी इंटरनल एनर्जी जीरो हो गए। 2 पॉइंट बस हमेशा याद रख रहे हैं फॉरएवर, एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंसेप्ट, वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इतना याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब सीधी सी बात है भाई, देखो सीधी सी बात क्या है सर, यहां पे लिख देता हूं कि अगर उसने ए से चला बी गया, बी से सी गया और सी पे रुक गया जाके, तो उसको ये मतलब नहीं है कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूं इधर इधर इधर, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको ये पता है कि यहां से चला तो इनिशियल एनर्जी होगी कुछ इंटरनल, और सी पे गया तो फाइनल एनर्जी होगी, बस इनका चेंज लेना होता है ना, इनका चेंज लेना होता है। तो चेंज जब हम लेते हैं तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी अगर मुझे इसको लिखना पड़े तो UC माइनस U ए लिख दूंगा, बात खत्म, है ना। हमें रास्ते से मतलब नहीं है, आप इंडिया से लंदन गए और कौन से तरीके से गए, किस किस कंट्री को होके गए, हमें कोई मतलब नहीं है। इंडिया इज द इनिशियल पोजीशन, लंदन इज द फाइनल पोजीशन, बस इससे मतलब है। समझ गए लॉजिक? किधर किधर को गए, ऊपर नीचे कैसे, समुद्र के रास्ते, हवा में को गए, हमें कोई मतलब नहीं है। इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय। ओके, सो सिंपल है, लॉजिकली इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट बहुत औसम मैंने आपको बता दिए। टेम्परेचर अगर नहीं बदलेगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, उसका चेंज जीरो होगा। और अगर पाथ साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, आपका जो प्रोसेस जो है आपका वो साइक्लिक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा। It doesn't depend upon path, it only depend upon the state, because of the state function, the point function you can say, the initial state and the final state बीच के रास्ते पे डिपेंड नहीं करती है। और ये फॉर्मूला लास्ट में आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ही ज्यादा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में। स्टैंडर्ड तो आपको ये पता ही है, ठीक है बॉस। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा कि क्या है इसकी कहानी मेरी जुबानी, और सारी डिस्कशन करूंगा मैं पहले। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाला दूसरा टर्म, यानी इंटरनल एनर्जी मैंने डिस्कस कर लिया ना मस्त तरीके से। अब इसमें हम बढ़िया तरीके से बार बार यूज हो रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। डिटेल बिल्कुल भी नहीं देखेंगे क्योंकि उस पर क्वेश्चन डायरेक्ट ही नहीं पूछे जाते, उसका यूज होता है तो आपको बस पता होना चाहिए मोनोटोमिक गैस की कितनी है, डाई की कितनी है, ट्राई की कितनी है, इतना ही पता होना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू आर गोइंग फॉर फाइटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नॉट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके ओके, सो तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, डेटा का यूज करना आपको स्मार्टली आना चाहिए बॉस। उसके बाद CV और CP की जितनी भी पॉसिबल बेहतरीन फॉर्मूले हो सकते हैं उनकी डिस्कस करूंगा, और फिर देखते हैं हमसे कैसे क्वेश्चन नहीं हो रहे यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, मचा डालेंगे हम। ओके बॉस, इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स अब यूज हो रहे हैं जल्दी से उनकी मैं डिस्कशन कर लेता हूं बिना देर किए। ओके, सो मजा आने वाला है। देखो सारे टर्म्स हमारे इससे रिलेटेड सारे क्लियर होने वाले हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हमने डिस्कस करनी है, तो देखो हीट हमने कर ली है, इंटरनल एनर्जी हमने कर ली है। अब इंटरनल एनर्जी में जो चीजें यूज हो रही है जैसे स्पेसिफिक हीट, उसकी भी बात करेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी भी बात करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और वर्क की इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात नहीं करेंगे, उसके लिए तो एक पूरा कंप्लीट लेक्चर आपके पास जाएगा जिसमें हर वैरायटी का वर्क डन आप सीखने वाले हो, नो प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल से लेके ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जल्दी से देखते हैं बिना ज्यादा बकवास
करे। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट, दिस इज समथिंग लाइक दैट कि जैसे एक मॉस्किटो है, एक रूम में है, वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर सकता है, जा सकता है, दैट इज द इंडिपेंडेंटली वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, पोजीशन को, कन्फिगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोला गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाम में ही फ्रीडम है यार इसका, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड to describe the position and configuration of the system, गैस के मॉलिक्यूल्स। ओके, इतना इस तरीके से आप जस्ट याद रखें। अब यूज कैसे करना है वो बताऊंगा, टेंशन मत लेने का, ठीक है। देखो भाई, नॉर्मली इसका यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, है ना। सो कभी कभी वो दे भी देगा, नहीं दिया तो आपको याद होना चाहिए, बस इतना है, बस इतना याद रख के जाइए, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली दे देता है क्वेश्चन में, बट अगर नहीं दिया तो वो गैस का जस्ट नाम बताएगा, आपको पता होना चाहिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, क्योंकि इस अप्रोच के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है, दैट्स व्हाई। तो देखो, सबसे पहले आपको बात करनी होगी फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है सर। दूसरी दोस्तों आपको बात करनी होगी फॉर, बस यही याद रखियो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, डाई एटॉमिक, ओके, गैस। तीसरी आपको बात करनी होगी पॉली एटॉमिक, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं ट्राई एटॉमिक गैस, ओके। तो नॉर्मली अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलूं कि डायरेक्ट याद रखो, तो आपको रखना चाहिए, बात खत्म, इसमें कोई ज्यादा हेरा फेरी वो नहीं करेगा, आपको बस पता होना चाहिए। अगर गलती से किसी क्वेश्चन में मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा है, उसने बोला कि गैस मोनोएटॉमिक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी गैस मोनोएटॉमिक, यार एक ही एटम, ठीक है। जैसे आर्गन आप ले लो, हीलियम आप ले लो, ठीक है कि नहीं, नियोन आप ले लो, और भी बहुत सारे आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं जो भी नॉन रिएक्टिव गैसेस एक तरीके से है। मोनोएटॉमिक गैसेस है, अगर इन गैसेस की बात कर रहा है, या उसने जब डायरेक्ट बोल दिया मोनोएटॉमिक है, या इन गैस का कोई नाम यूज किया, मोनोएटॉमिक नहीं बोला, तो आप देख के पहचान सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, गाइस, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, समझ जाएंगे, एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए दैट इज 3, और याद रखिए तीनों की तीनों ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करती है ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करती है, बस याद रखना। मतलब अगर वो एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेशन मोशन कर रहा होगा, या वाई पे कर रहा होगा, या जेड पे कर रहा होगा। एक्स पे ट्रांसलेशन मोशन कर रहा होगा, या वाई पे, या जेड पे। तो तीन तरीके से उसके पास मोशन है, तीनों ट्रांसलेशनली होंगी, या तो एक्स एक्सिस पे, या वाई पे, या जेड एक्सिस पे। समझ गए आप मेरी बात, बस इतना याद रखो, ट्रांसलेशनल इनका जो मोड होता है मोशन को, ट्रांसलेशनल होता है, दैट्स इट, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके, सिंपली। अगर वो डाई एटॉमिक गैस की बात करेगा तो आप सबको पता है दोस्तों, आप सब ब्रह्मास्त्र लेके घूमते हो, तो आप सबको पता है बढ़िया तरीके से। अब मैं ऑक्सीजन की बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं, और भी बहुत सारी जितनी भी आपको याद आ रही होंगी। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या करेंगे सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक गैस की, मैं एफ डी लिख दिया मैंने, डाई एटॉमिक के लिए होती है 5। इन 5 में से जो 3 हैं वो तो ट्रांसलेशनल है ऑब्वियसली, जो 3 है, बाकी जो दो जो बची वो आपकी रोटेशनल होती है। फिर वो आपकी रोटेशनल होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है वो रोटेशनल भी कर रहे होंगे एक तरीके की मोशन। मतलब कैसे सर, अगर मैंने क्या किया, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। सपोज करो मॉलिक्यूल आपका यहां पे रख दिया मैंने एक्स एक्सिस पे, तो जो मॉलिक्यूल ये एक्स एक्सिस पे रखा है, सपोज करो ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे रखा है, तो जिस पे ये रखा है उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट नहीं कर पाएगा, उसका बहुत कम मिनिमम एनर्जी होती है, दैट्स व्हाई हम उसका रोटेशन उस पे नहीं मानते हैं। तो इट कैन रोटेट, इसके अबाउट तो नहीं कर पाएगा, बट ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है। ऐसे है तो ऐसे, ये है वाई एक्सिस, तो ऐसे ऐसे इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। ये जेड एक्सिस है, ऐसे ऐसे इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, बट एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं। मतलब जिस एक्सिस पे आपने रख दिया उसको छोड़ के बाकी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे रोटेट, उसके अबाउट रोटेट कर सकता है, इसलिए उसके पास 2 रोटेशनल टाइप की मोशन भी होती है। दैट्स व्हाई हम 5 लेते हैं हमेशा, 5, ओके, यू जस्ट रिमेंबर 5, याद रखो याद रखो याद रखो, बात खत्म, ठीक है। ट्राई एटॉमिक गैस बहुत रेयर इसका यूज होगा, बट हो भी सकता है कहीं कहीं पे, मोस्टली हो भी जाता है। नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चंस में यहाँ पे दोनों गैस का यूज होता है, मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक, बहुत कम इसका होगा, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए। ट्राई एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है दोस्तों, पॉलीएटॉमिक, वो होती है आपकी, व्हाट इज दैट सर, 6, यू हैव टू रिमेंबर दिस, 6 है ना, याद रख लेना यार, ये 6 होती है, ठीक है। तो यहां पर वाइब्रेशनल एक मोशन होती है, उसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। जो वाइब्रेशन होते हैं ना, वाइब्रेशन, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, ओके। वो बोलेगा भी नहीं, टेंशन मत लेने का, टेंशन मत लेने का, ठीक है। तो ये याद रखियो मस्त तरीके से, आपको पता होना चाहिए। गलती से किसी भी न्यूमेरिकल में जो बात करेगा, मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, बात खत्म। डायएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ट्राइएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 लेना है, 6,
और ये नॉन लीनियर होता है हमेशा, ये जो मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पे लेंगे नॉन लीनियर होता है, तब 6 है ये, ठीक है। ओके ओके, अब एक छोटी सी बात और, कभी किसी पर्टिकुलर गैस के लिए सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछ ले और किसी भी डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है और आपसे पूछ ले, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला यू कैन यूज 3n माइनस स्मॉल n, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, जहां पे ये जो कैपिटल वाला n है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें जो यूज हो रहे हैं, ठीक है। स्मॉल n है इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट रिलेशंस वो बना रहे होंगे वो होते हैं, और कितने उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो लेने हैं, वहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा गया है, इसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया गया। कैसे सर? देखो, अगर आप मोनोटोमिक गैस ले रहे हो, देखो मोनोटोमिक गैस में तो आर्गन है, ये तो एक ही है भाई, सिंगल एक ही पार्टिकल है, एक ही है, तो n की वैल्यू 1 है, और चूंकि अकेला है तो इसका कोई दोस्त बनेगा ही नहीं, ये किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं सकता, इसके रिलेशन है ही नहीं, तो स्मॉल n की वैल्यू ले लो 0, और n एक ही है तो 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो 3 आ गई, आगे कि नहीं। अगर आप डाई एटॉमिक गैस की बात करोगे तो जैसे ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन ये, ठीक है, और ये, और इनके बीच में एक रिलेशन है, तो देखो ऑक्सीजन O2 है तो 2 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, तो कैपिटल N की वैल्यू 2 होगी, एक ही है और एक ही है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला रिलेशन एक ही है, तो स्मॉल n की वैल्यू हो गई 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 3 इंटू 2 माइनस 1, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो देखो डाई एटॉमिक गैस का ऑटोमेटिकली 5 आ गया। तो मतलब इस तरीके से इसका आप यूज कर सकते हो, कुछ और भी दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो इतना याद रख लेना दोस्तों, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, बस आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए मोनोटोमिक गैस के लिए कितनी है, डाई के लिए कितनी है, ट्राई के लिए कितनी है, एंड दिस फॉर्मूला ज्यादा ज्यादा आप याद रख सकते हो, दिस फॉर्मूला, ओके, सिंपल, ओके। दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। आगे बढ़े, चलो अब सारी बातें कर लेता हूं जल्दी से स्पेसिफिक हिट्स के बारे में, और उसके कितने डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज हैं जो आपने अलग अलग रूप उसके याद रखने हैं, कौन कौन से यूज होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिनका डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ ले जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाता है। अब कहीं ना कहीं हम ओवरव्यू सारा ले चुके हैं, न्यूमेरिकल करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं कि अगर हम कहीं फंसेंगे नहीं अब एक्चुअली में, और जब तो हम वर्क डन सीख लेंगे ना यार, है ना, बस आप ना हिम्मत मत हारा करो, ठीक है, आपने नोट्स बनाते रहना बढ़िया तरीके से शिद्दत के साथ, ठीक है, कभी नहीं हिम्मत हारनी है, कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना है अपने, ठीक है, आपने मिशन पे बने रहना है और कंटिन्यूटी डेली कुछ ना कुछ काम करता रहना, प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि वो ऐड ऑन होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है अपने काम को, उसी तरीके से 3 सब्जेक्ट है आपके पास, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से ही सिलेक्शन होगी आपके एग्जाम में, तो तीनों पे फोकस करना है बढ़िया तरीके से, है जी। तो कभी भी आपको लगे कि यार डीमोटिवेशन हो रहा है, आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, एंड कुछ भी अगर लाइक आपको लगता है आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको उस तरीके की हमारी बॉन्डिंग है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं डिस्कस करूंगा, बात करूंगा, कोशिश करूंगा कंप्लीटली इसको, उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, मिलके करेंगे यार, क्या बात कर रहे हो यार, इस मिशन में हम साथ हैं, ठीक है, इस मिशन में हम साथ है। पढ़ाई करना तो एक टारगेट है हमारा, बट हमने अपने आप को बैलेंस भी तो बना के रखना, अपने दिमाग को पॉजिटिव भी तो रखना है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। दिस इज ऑल अबाउट यू गाइज, है ना। हम कंपटीशन फाइट करके आएंगे, मस्त तरीके से आएंगे, लेकिन डेली करना है, डेली मेहनत करनी है, थोड़ी थोड़ी करो, मेहनत करो, बढ़िया से करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, प्लानिंग के साथ करो। प्लान करना बहुत जरूरी होता है, अपना टारगेट बनाओ डेली का, कितना मैंने फिनिश करना है। फिर देखो सारी एनर्जी ब्रह्मांड की आप ही के साथ हो जाएगी यार, आपकी हेल्प करने के लिए वो तैयार हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो आप, करके तो देखो यार, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये हो गया आपके पास। अब स्पेसिफिक हीट की हम बात करेंगे और जल्दी से सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, जितने भी मस्त फॉर्मूले होते थे वो सब आपको बताने वाला हूं। ओके भाई लोग, तो आज के लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट होने वाला है, ऑसम होने वाला है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इनका कहीं ना कहीं यूज होता है, डायरेक्ट इनका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होकर क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, और ये हर समय हर पल आपको याद होने चाहिए। अगर इस पूरे चैप्टर में आपकी मास्टरी आपने करनी है तो नो प्रॉब्लम, आपको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा बॉस। जल्दी से देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इनकी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की मैं बात कर रहा हूं, अभी भी मैंने डिस्कशन करा था, ठीक है। जब भी हम किसी गैस को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे MS डेल्टा T। तो ये मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस,
ये आप सबको पता है। और दिस इज द स्पेसिफिक हीट, दिस इज द स्पेसिफिक हीट, है ना, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ऑफ गैस। इस तरीके से आप मान सकते हो। मतलब ये मतलब क्या कह रहे हो सर, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? सर स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है अगर हम किसी गैस जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करें और उस गैस का मास 1 ग्राम हो, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब अगर ये हीट इस तरीके से सप्लाई की जा रही है कि इट इज यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम मास ऑफ गैस, ऐसे लिख सकते हो ना आप। मतलब आपने क्या किया, गैस का 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया, इस तरीके से एनर्जी आपने उसको दी है, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, बात खत्म, ठीक है। बट नॉर्मली जैसे कि मैंने बोला था, जो भी हम आइडियल गैसेस की आप बात कर रहे हैं, हम मोलर वाली यूज करेंगे। यानी हीट आप सप्लाई कर रहे थे NC डेल्टा T, तो हमने इसको बोला था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हमने बोला था मोलर स्पेसिफिक, ठीक है, हीट कैपेसिटी। अब ये 2 टाइप की, ये भी बताया था। अब इसका यूज कैसे होता है, ये एनर्जी इस तरीके से सप्लाई की जाएगी जिससे 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को रेज करे गैस के 1 मोल के लिए, ठीक है, ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। यहां पे 1 मोल लेंगे हम, ठीक है, पर मोल की बात करेगा। पर मोल अगर गैस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से रेज कर रहा है ये एनर्जी सप्लाई करने के बाद, तो उसको हम उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो ये भी 1, ये भी 1, तो C यहां पे आ जाएगा Q के इक्वल, ठीक है। जैसे यहां पे C आ गया, S आ गया था, यहां पे Q के इक्वल, ठीक है। यही होती है बस, मतलब एनर्जी इस तरीके से सप्लाई की जाती है। अब हमें पता है ये जो C है ये 2 टाइप की है दोस्तों, आपका एक है CV और एक है आपका C, है ना, आइडियल गैस के लिए बात कर रहा हूं मैं, CP, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है, जो नहीं पता है वो अब मैं बताने वाला हूं, ठीक है, जो नहीं पता है वो अब मैं बताने वाला हूं कि इसके सारे एक्सप्रेशन कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट बना के जल्दी से इसको लिखेंगे आप बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर, एक्सप्रेशन नंबर 1, CV आप सबको पता है, मैंने लिखा था FR/2 इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल सर। और जो CP होता था दोस्तों, मैंने लिखा था F/2 + 1 × R, बिल्कुल सर, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपसे पूछे, ये तो हुआ इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, याद रखना है टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद रखियो DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरा लिखना। पता चला भूल गए वहां पे ढूंढ रहे हो क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आई मीन DOF, नॉट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सेकंड है, हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ गामा, ठीक है, ये है एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है, एक तरीके से एडियाबैटिक कांस्टेंट ही आप मानेंगे इसको, ठीक है। तो आप सबको पता है यार, अगर मैं CP/CV लिखूंगा तो ये गामा होता है, और ये मैं आपको बता चुका हूं, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में। सिंपल एंड सिंपल, ओके। तो यहां पे अगर मैं CV को लिखूं गामा के टर्म्स में तो R/γ-1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज अंडर दिस, ये फॉर्मूला हो गया एक, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में लिखना है ये रहा, ठीक है। और अगर गामा के टर्म्स में लिखना है ये रहा, R गैस कांस्टेंट है, γ-1, और जो CP होता है बस उसमें गामा से मल्टीप्लाई कर दो, γ/γ-1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, ये एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ये आया कहां से सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, देखो ध्यान से पहले। अब वो बोलते हैं कि गामा और, यानी रिलेशन बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन गामा एंड F, मतलब एडियाबैटिक कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो दोस्तों गामा आपका इक्वल टू होता है 1 + 2/F, आप सबको पता है फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसका यूज करके क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाता है। और मैंने यहीं से F की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट की है तो ये बन गया है, यहां पे पुट की है तो ये बन गया है, सिंपल। और ये तो इसी से भी निकाल सकते हो, अगर CV पता हो तो CP तो आराम से निकाला जा सकता है, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये रिलेशन यानी एडियाबैटिक कांस्टेंट हमेशा होता है 1 + 2/F। अगर आप यहां से F निकालोगे देखो तो ये आएगा γ-1/2, यानी F को आप लिख सकते हो /2, यानी 2/γ-1, ये होगा। देखो अगर आपने यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो ये F है, ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, तुम्हारी मर्जी है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद रख लियो, उसको मजा आने वाला है। और हमारे सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत इजीली अब सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि इन चीज को हम याद रख के चलेंगे मस्त तरीके से।
ठीक है, मस्त तरीके से, क्या बात कर रहे हो आप। तो रिलेशंस है वेरी वेरी, और ये मैं एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा की बात कर रहा हूं, एडियाबैटिक कांस्टेंट। अब एक लास्ट पॉइंट है बस, एक तो ये हो गया, याद रखना है आपने, एक लास्ट पॉइंट है बस, ठीक है। फिर हर टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस करने के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब हम कहीं फंसेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो मचा डालेंगे हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे, नहीं फंसने दूंगा, टेंशन मत लो आप, नहीं फंसने दूंगा, ठीक है। ओके बॉस, तो जल्दी से बता दो मेन जो पॉइंट है, ओके जल्दी से उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस फॉर, अगर वो एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक है। जैसे हमने बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे पढ़ लिया, आइसोथर्मल पढ़ लिया हमने, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, है ना, एडियाबैटिक एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ही है। बट जब हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसकी वी की पावर जो अल्फा है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसकी कोई भी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। तो इसके केस में जो स्पेसिफिक हीट है, कभी कभी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से बोल के अगर वो बात करता है स्पेसिफिक हीट निकालो, तो इसका फॉर्मूला याद रखियो, CV प्लस R ओवर 1 माइनस अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप याद रखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आपको बहुत लेंथी प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे जो अल्फा है आप देख सकते हो, ये है ये वाला PV, V की पावर में होना चाहिए, P की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए और V की पावर कुछ भी हो सकती है, वो अल्फा है। और अल्फा के बारे में याद रखना, हमेशा कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर यहाँ पे इफ अल्फा आपका हो गया दोस्तों 0, देखो अल्फा अगर आप 0 कर दो यहाँ पे, तो V की पावर 0 कर दिया आपने, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस केस में अगर अल्फा 0 हो गया, तो ये जो प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक जो भी है, ये प्रोसेस बन जाएगा आइसोबारिक, ठीक है, ये एक आइसोबारिक प्रोसेस हो जाता है। फिर ये आइसोबारिक है, यानी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अल्फा की वैल्यू यार 0 ले सकते हैं आप। और अगर आपने अल्फा को कर दिया 1, तो देखो PV की पावर 1, PV इक्वल टू कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल है, यानी अल्फा अगर 1 है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आपसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं, बाकी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल है। और अगर आपके अल्फा की वैल्यू गामा की इक्वल होगी, गामा मतलब एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है, तो ये केस बन जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑब्वियसली एडियाबैटिक प्रोसेस, आप इसको याद रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का याद रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दूंगा, आपको तरीका पता चल जाएगा भाई कैसे यूज होना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू रिमेंबर स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अल्फा की वैल्यू जो भी होगी, यहाँ PV की पावर देखना, यहाँ पुट करना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास आ जाएगी, टेंशन नहीं है। अब जैसे कि मैंने एक रिलेशन अभी लिखा था बॉस, गामा इक्वल टू 1 + 2/f। देखो इससे फायदा क्या हो रहा है, हमें अगर गामा निकालना है एडियाबैटिक कांस्टेंट फॉर मोनोटोमिक गैस, तो 1 + 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटोमिक गैस आप सबको पता है 3, तो 3 होती है, तो 3 यहाँ पे आज आप पुट करेंगे तो 5/3, यानी मोनोटोमिक गैस का जो गामा है वो 5/3 होता है, याद रख सकते हो। नहीं रखोगे तो इसको याद रखो, टेंशन नहीं लेने का। तो हमें गामा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस वगैरह में। और अगर वो बात करता है गामा फॉर डाइएटॉमिक गैस, तो 1 + 2 बाय, आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो देखो ये फायदा है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 5 + 1 दैट इज 7/5, दिस इज योर डाई एटॉमिक गैस का गामा, यानी एडियाबैटिक कांस्टेंट। सिंपल है कि नहीं है बॉस, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो, अलग से लिख लेना। और अगर आपको बात कर रहा है ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 6 होता है, तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा आ जाएगा आपके पास पॉलीट्रॉपिक, ट्राई 1 + 2/6 to 8, सही किया ना मैंने बॉस, ठीक है। तो दिस इज 6 to 8, यानी 8/6, यानी यू कैन राइट 4/3। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली मैन, दिस इज 4/3। और यहाँ पे अगर इनमें रिलेशनशिप आप देखना चाहते हो, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है, वो भी आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे नजर आ रही होगी, ठीक है। तो मोनोटोमिक में अगर आप ध्यान से देखोगे 5/3 है, यानी 5/3 मतलब 1.66 आएगा, लगभग 1.66, और 7/5 ये कितना आ रहा है, और इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बॉस, ठीक है, दिस इज 1.4, ठीक है। और लास्ट में जो ये आ रहा है आपके पास, दिस इज 1.33 ऑब्वियसली। तो गामा फॉर मोनोटोमिक इज ग्रेटर देन 4, डाइएटॉमिक इज ग्रेटर देन 4, ट्राइएटॉमिक, यानी सबसे ज्यादा एडियाबैटिक कांस्टेंट मोनोटोमिक गैस का होता है, फिर डाई का, फिर ट्राई का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे दोस्तों। और लास्ट थर्ड पॉइंट, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, काफी क्वेश्चन नीट में, जेईई मेंस में थर्ड पॉइंट पे आ चुके हैं, इसलिए ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज मेयर्स फॉर्मूला। सर ये क्या होता है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज फॉर एनी गैस, ठीक है। तो आप लिखेंगे Cp - Cv = R, आप सबको पता है, यानी दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी
गैस, किसी भी गैस के लिए, एनी टाइप ऑफ गैस के लिए वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसको गैस के मोलर मास में कन्वर्ट करना है, मतलब मोलर में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तब हम लिखेंगे Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई एम नॉट। ये याद रखना न्यूमेरिकल करने के लिए, किसी पर्टिकुलर गैस की अगर वो बात करेगा तो R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है डिवाइड बाई इट्स मोलर मास, इससे डिवाइड करना होगा, मोलर मास, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, मोलर मास। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। जैसे वो नाइट्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है, किसी भी गैस की बात कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि Cp माइनस Cv में रिलेशन बता दो जी, कुछ देगा वैल्यूज, तो वहां पे R बाई एम नॉट आप लेंगे, है ना। ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है। मतलब देखो यार, जो मोलर हीट कैपेसिटीज होती है इज इक्वल टू, ठीक है, पर मोल के लिए अगर आप बात कर रहे हैं इज इक्वल टू, तो यहां पे एम नॉट की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एम नॉट इंटू Cp, एम नॉट इंटू Cv हो जाएगा। तो एम नॉट यानी उसके मास के साथ जो हीट कैपेसिटी वहां पे आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसलिए यहां से एम एम कॉमन आके नीचे आ जाएगा। बस आप इसको याद रखें, R बाई एम नॉट। मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा करके, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से इसका यूज होना है और इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट आपके कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। बस इनका यूज करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा सिंपली, है ना। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम वर्क डन करने के बाद ही करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आप सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके ओके, मुस्कुरा लो ना, जरा मुस्कुरा लिया करो थोड़ा सा, बहुत जरूरी है खुश रहने का बॉस। मुस्कुराहट आपकी बहुत शानदार होती है बॉस, आपकी एनर्जी को झलकाती है बॉस, ठीक है। ओके सो अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार। कंसेप्ट हमने देख लिए, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो सकते थे कंसेप्ट वाइज वो सब डिस्कशन हमने कर लिया। तो कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, जिसे एप्लीकेशन तो करना आ जाएगा यार आपको, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अमेजिंग तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उनके कंसेप्ट जो हमने सीखे उनको अप्लाई करेंगे। ओके सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप इसको देखेंगे मस्त तरीके से। जो भी डेटा इसमें गिवन है ना भाई, उसको एक बार देख लो, उसको लिख लो। प्यारा सा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन पर्पस से बता रहा हूं कि किस तरीके से जो भी हमने सीखा उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके तो 2-4 क्वेश्चन जो भी बनेंगे यहाँ पे मस्त वाले, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यार देखो, क्वेश्चन को रीड करने से आपको जो भी गिवन डेटा वो क्लियरली यहाँ पे मिल जाएगा। और जल्दी से मैं देख लेता हूं। इसने बोला है इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 300%। ओके इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है बॉस, ये आपने ध्यान देना है। और इंटरनल एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे आप सबको पता है, दैट इज डेल्टा यू, और वो डिक्रीज हो रही है ना। उसने बोला डिक्रीजेस बाय 300 जूल, और जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब आपने इसको लेना है -300 जूल। एक्चुअली यू हैव टू टेक द साइन ऑफ दैट एनर्जी, क्योंकि वो डिक्रीज कर रही है इसलिए माइनस, अगर इंक्रीज करती तो प्लस। होले होले मस्त तरीके से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और उसने बोला वर्क डन बाय द गैस इज 200 जूल, यानी वर्क डन बाय द गैस है मतलब गैस वर्क कर रही है, सिस्टम वर्क कर रहा है बॉस। तो यहाँ पे जो वर्क आपको दे रखा है व्हाट इज दैट सर, 200 जूल। तो दोस्तों ये दे दिया आपको 200 जूल, और चूंकि बाय द गैस है, ये साइन कन्वेंशन ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं बढ़िया तरीके से, तो इसको आपने पॉजिटिव लेना है, क्योंकि बाय द गैस है, गैस के ऊपर वर्क नहीं हो रहा है। जब सिस्टम वर्क करता है तो एक्सपेंशन का केस होता है, समझिए ना, तो पॉजिटिव लेना है। आगे क्या पूछ रहा है सर, फाइंड द नेट हीट सप्लाइड और रिलीज्ड बाय द गैस। हमें नहीं पता भाई जो हीट है जहां से हमें जो कैलकुलेट करनी है वो सप्लाई की गई है या फिर वो सिस्टम से रिलीज हो रही है, ठीक है। सो एक चीज तो क्लियर है कि यार इंटरनल एनर्जी का चेंज आपको दे दिया है, ठीक है ना, वो डिक्रीज कर रही है, वर्क डन दे दिया है, हीट पूछ रहा है बॉस, हीट पूछ रहा है, तो कम ऑन हीट पूछ रहा है। सबसे पहला कंसेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके तो ऑब्वियसली यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर रिलेशन डायरेक्टली। व्हाट इज दैट सर, डेल्टा यू प्लस गप्लू, और यू जस्ट पुट द वैल्यूज, आंसर आ जाएगा बॉस। तो ये एप्लीकेशन है कि पहचानना कैसे है। तो जैसे वो बोले कि एनर्जी इंटरनल है, वर्क डन है, तो भाई समझ जाना ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही होगा, ठीक है। तो क्यू कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू आपको दे रखा है -300 प्लस वर्क डन आपको दे रखा है 200, साइन कन्वेंशन के साथ ऑलरेडी हमने ले लिया है। तो क्यू दोस्तों आपके पास आ गई -100 जूल। उत्तरी सर ये तो माइनस में आ रही है, माइनस का मतलब हीट इज रिलीज्ड, है ना, फ्रॉम द सिस्टम।
उसको सप्लाई नहीं की जा रही है, वहां से हीट लॉस हो रही है, रिलीज कर रहा है सिस्टम। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपने बहुत ध्यान से प्रोसेस को अप्लाई करना है, कंसेप्ट को अप्लाई करना है, फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, और मस्त तरीके से आप अपने क्वेश्चन छोटे छोटे प्यारे प्यारे जितने भी होंगे, जैसे भी होंगे, कंसेप्चुअल होंगे, आप सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी जो भी बनेगी ना आज के कंसेप्ट में, जो भी हमने सीखा ना वो सब डिस्कस करने वाले हैं बॉस, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देख लो। अब देखो यार, अब इसको पढ़ने के बाद इसका डेटा नोट करो और उसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो भी इसमें गिवन है डेटा उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सप्रेशन यूज करना है। तो क्या है सर, पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द गैस फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन। उत्तरी, सबसे पहली बात तो क्या है सर, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। यू जस्ट रिमेंबर कि सर एडियाबैटिक है और ऊपर से कंप्रेशन हो रहा है। ओके, तो कंप्रेशन में क्या होगा बॉस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। ये आप पहले से ध्यान रखें। ओके, तो क्या दे रखा है सर एडियाबैटिक प्रोसेस में, उसने बोला कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द गैस। ओके, सो वर्क डन ऑन द गैस मतलब वर्क जो है गैस के ऊपर हो रहा है, और वैसे भी पता चल रहा है कंप्रेशन हो रहा है, तो यू हैव टू टेक माइनस, है ना, माइनस साइन लेना है ना वर्क के साथ। ओके बॉस, एंड दिस इज 640 जूल। भाई यार देखो ना, यहाँ पे साइन का बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन तो छोटा सा हो सकता है, बट साइन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप प्लस माइनस के चक्कर में फंस गए तो बॉस आपको एग्जाम बाहर फेंक देगा। तो आगे आपसे पूछा है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ओके सर, चेंज इन एनर्जी ऑफ गैस यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ वेरी क्लियरली कंसेप्ट आपके सामने है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, वर्क डन दे रखा है, चेंज इन एनर्जी पूछ रहा है, तो एकमात्र रिलेशन हमारे पास होता है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, सो यू कैन राइट व्हाट इज दैट सर, डेल्टा यू प्लस घपलू डब्ल्यू, जो भी आप बोलो है जी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है सर, ये निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वर्क पता होना चाहिए, हीट भी तो पता होनी चाहिए बॉस, कि सिस्टम को कितनी हीट दी गई है या वहां से रिलीज हो रही है, वो है क्या। तो ध्यान से देखो, उसमें हीट के बारे में बात ही नहीं करी, तो अब क्या करेंगे सर, फंस गए हम तो, मतलब क्वेश्चन सर इनकम्प्लीट है। सोचियो भी मत ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले, क्या बोला गया है। उसने बोला एडियाबैटिक प्रोसेस है बॉस, और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट का एक्सचेंज होता है वो तो जीरो होता है। तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में है कि नहीं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट बाहर से अंदर जा सकती है ना सिस्टम के, ना उससे बाहर आ सकती, मतलब देयर इज नो एक्सचेंज एट ऑल, सो हीट जीरो है ऑटोमेटिकली। समझ गए, अप्लाई करो। सो दिस इज जीरो एंड दिस इज यू हैव टू कैलकुलेट, एंड प्लस घपलू की वैल्यू कितनी है सर, दिस इज -640। इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो गया, यानी 640 जूल। यानी जितना भी वर्क किया गया गैस के ऊपर, टोटल वर्क आपकी इंटरनर्जी को चेंज करने में यूज हो चुका है इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। कमाल है ना। देखो हम सारे साइन कन्वेंशन भी अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहे हैं, यही तो मजा आता है यार। जो आपने कंसेप्ट सीखा उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो एप्लीकेशन आपको करना आ जाता है। अब कुछ डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस में यू नो जितने भी फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस करे थे उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। सो दैट्स व्हाई आपको और बढ़िया तरीके से सारे प्रोसेस पता चल जाएंगे। ओके सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, जल्दी से इसको लिख लो और इसमें क्या गिवन वैल्यूज है उनको आप नोट कर लो। फिर पूछा क्या गया उस पर फोकस करो, फिर सोचो उसका एक्सप्रेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, कंसेप्ट क्या है, व्हाटएवर देखते हैं पहले पढ़ने के बाद। ओके, तो उसने बोला फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट। ओहो अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर मोनो एटॉमिक गैस। सबसे पहली बात, जो गैस है वो क्या है, मोनो एटॉमिक है, ठीक है ना सर, मोनो एटॉमिक, ठीक है जी, मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहा है। पहली बात, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इसके लिए 3, है ना। मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है अगर जरूरत पड़ेगी तो 3। तो पूछा क्या गया, मोलर स्पेसिफिक हीट पूछा है, सी पूछा है, सी की वैल्यू, है ना, इसको हम नाम देंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, तो एक पर्टिकुलरली ये नहीं बोला है कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस पे कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, कम ऑन। तो उसने बोला है फॉर द गिवन प्रोसेस आपको दे रखा है दोस्तों, PV की पावर 2 इज इक्वल टू समथिंग, व्हाट इज दैट, कांस्टेंट। ये प्रोसेस है, हमें नहीं पता भाई कौन सा प्रोसेस है, बट हाँ एक चीज क्लियर है, मैंने कंसेप्ट में आपको बताया था कि P हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम और उसकी पावर जो भी होगी, व्हाटएवर द पावर, है ना, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इस तरीके से आप मानो, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ये। तो इसकी पावर को हम अल्फा मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था PV अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब भी एक ऐसा प्रोसेस गिवन होगा, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये एक आइसोथर्मल भी हो सकता है, एडियाबैटिक भी हो सकता है, आइसोबैरिक भी हो सकता है, समझ पा रहे हो आप। तो बस आपने क्या देखना है, हमने तो यहाँ पे भाई PV की पावर पे ध्यान देना है, V की पावर, P की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, V की पावर कुछ भी हो अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू 2 आ गई आपके पास,
अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बताया था मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। जब भी मोलर स्पेसिफिक हीट पूछेगा तो C इक्वल टू CV, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस R ओवर 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे एंड यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम जल्दी मतलब जल्दी कर सकते हो, क्विकली कर सकते हो, जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो टाइम लगेगा सॉल्व करने में, हो तो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो जस्ट पुट हियर। अब देखो C निकालने के लिए CV क्या होती है सबको पता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफाई कर रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है FR/2 प्लस R ओवर 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, V की पावर दैट इज 2। ओके सर, तो देखो डिग्री फ्रीडम की जरूरत पड़ गई ना, F डिग्री फ्रीडम मोनोटोमिक गैस 3 R/2 एंड यहां बचेगा माइनस R, क्योंकि 1 माइनस 2 दैट इज माइनस R, तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे आप 3/2 माइनस R दैट इज R/2। तो होप सो ये आपका आंसर डायरेक्ट बन गया दोस्तों, C आगे मोलर स्पेसिफिक हीट आपकी आगे C दैट इज R/2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कमाल है ये इस फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बॉस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से आप चीजों को फोकस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करें मस्त तरीके से, ओके खुश हो रहे हो ना आप, धीरे धीरे पता चल रहा है कैसे एप्लीकेशन करना है, यू नो सारे कंसेप्ट का जो भी हमने अभी अभी सीखे हैं। ओके सो एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, इस क्वेश्चन के आने के चांस सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक से बने रहते हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बने रहते हैं आपके नेट और जेईई मेंस के एंट्रेंस एग्जाम में। ओके सो आया भी होगा, ध्यान से आप देखेंगे, जाके प्रीवियस ईयर को चेक करेंगे आप जाके मस्त तरीके से, और यहाँ पे गलती होने के चांस बहुत रहते हैं बच्चों के साथ, यू नो वो सारी गलतियां आपकी सॉर्ट आउट करने वाला हूं, आपको तरीका बताने वाला हूं किस तरीके से आप विदाउट एनी मिस्टेक इस क्वेश्चन को हैंडल करके आएंगे। अदरवाइज यार बहुत बच्चे गलती करते हैं यार, क्वेश्चन को आप जल्दी से देख लो, पहले पढ़ लो, पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको देख लो, पहले मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं भी लिखूंगा, ठीक है, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। तो बोल रहा है कि CP एंड CV आर स्पेसिफिक हीट्स, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। अच्छी बात है। इफ इट इज ऑब्जर्व दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू A, उसने बोला CP माइनस CV इज इक्वल टू A, किसके लिए देखते हैं, A मतलब कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, हमें नहीं पता है, फॉर हाइड्रोजन गैस, ये इसने दिया है A फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए, ये हाइड्रोजन गैस के ये रिलेशन दे दिया उसने, अच्छी बात है। फिर उसने बोला कि CP माइनस CV इज इक्वल टू B, CP माइनस CV इज इक्वल टू B किसके लिए, फॉर नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस के लिए दिया है। देख लेता हूं एक बार फिर से, क्या उसने नाइट्रोजन की बात करी है, यस नाइट्रोजन, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन A एंड B। यार देख लो ऑप्शंस आपके सामने है, हमें बताना है ये जो CP माइनस CV है A, हमें नहीं पता क्या है, CP माइनस CV इक्वल टू B नाइट्रोजन के लिए हमें नहीं पता क्या है बॉस, बट गैस के बारे में है कि ये रिलेशन हाइड्रोजन के लिए डिफाइंड है और ये नाइट्रोजन के लिए डिफाइन किया गया है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन A एंड B, A और B में क्या रिलेशन होगा। अब देखो ये भी कंसेप्ट में मैंने आपको सिखाया था, जब भी मेयर्स का रिलेशन आएगा फॉर एनी गैस ये वैलिड होता है, इसके क्वेश्चन आप कैसे डील करते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है, बेसिकली जब हम लिखते थे सॉल्यूशन, अगर मैं इसका करूं डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चूंकि हम एक पर्टिकुलर गैस की यहां पे बात कर रहे हैं, आप बहुत क्लियरली देखो तो हाइड्रोजन गैस है, तो यहां पे हम CP माइनस CV इक्वल टू R लिखते थे, ठीक है ना, आर। मोलर के केस में हम बात करेंगे अब यहाँ पे, है ना, आर। तो मेयर्स फॉर्मूला किसी भी गैस के लिए तो मोलर के लिए बात करेंगे हम, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ अपना मोलर मास तो है ऑब्वियसली, ठीक है। तो CP माइनस CV जब हम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इनके मोलर मास लेंगे, है ना, मोलर मास, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो CV, ठीक है, और जब इसको आप कॉमन ले लोगे तो CP माइनस CV इक्वल टू ये R/M इसका मोलर मास। आप ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हो कि ये रिजल्ट आपने यूज करना है, ना कि केवल CP माइनस CV इक्वल टू R, है ना, ध्यान देना बॉस, ठीक है। तो ये रिलेशन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे। अब अप्लाई करो, भूलने का नहीं, अब अप्लाई करो हाइड्रोजन के लिए, लिखते हैं तो हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, CP माइनस CV इक्वल टू R, हाइड्रोजन का कितना होता है मोलर मास, दैट इज 2 ग्राम, तो 2 से डिवाइड कर दो, होता है ना भाई, मोलर मास फॉर हाइड्रोजन दैट इज 2 ग्राम पर मोल जब हम लेते हैं, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन के लिए अप्लाई करेंगे तो CP माइनस CV इक्वल टू R बाय, ठीक है, नाइट्रोजन गैस के लिए कितना होता है सर, मोलर मास फॉर नाइट्रोजन गैस दैट इज 28 ग्राम, ठीक है, पर मोल जो लेते हैं, मोलर मैंने बोला आपको, ठीक है। सो दिस इज 28, एक्चुअली में ये होगा, तो दो रिलेशन आपके पास बन गए, होगी बात खत्म। तो आप देखो कंपेयर कर लो, उसने बोला CP माइनस CV इक्वल टू A है, तो CP माइनस CV हाइड्रोजन के लिए लिखा है हमने, ये लिखा है फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए अगर ये है तो यहाँ पे जो A है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके, तो A की वैल्यू आ गई R/2
चेक इट आउट। ये नाइट्रोजन के लिए उसने क्या दिया है, Cp माइनस Cv इक्वल टू बी, तो ये आ गया बी की वैल्यू, तो बी आ गया आपका R/28। हमें चाहिए इनमें रिलेशन दोस्तों, आप टेंशन नहीं लेने का, ए और बी को डिवाइड कर सकते हैं आप, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो A/B है जी, तो A की वैल्यू है R/2 और इसकी है R/28, R कैंसिल, 28 ऊपर जाएगा बाई 2 एंड दैट इज 14। ठीक है बॉस, तो A/B की वैल्यू आ गई 14, मतलब A इक्वल टू आ गया 14 टाइम्स ऑफ B एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ऑसम क्वेश्चन, ऑसम टेक्निक, आप ध्यान से देखें, गलती ना करें, क्योंकि बच्चे वहां पे क्या करते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल टू R लेके चले आते हैं, समझ गए, लेकिन हमने मोलर के लिए खेलना है, समझ गए आप, तो उसका मास वहां पे इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से रिलेशन है, चेक आउट द ऑप्शंस, आप इसका क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं इस तरीके से, बढ़िया तरीके से। अब एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, होप्स आप समझ गए होंगे क्या टेक्निक है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आप उनको हैंडल करके आ सकते हैं, और PYQ जाके आप खुद ही सॉल्व कर लेना मस्त तरीके से, इस कैटेगरी में जो भी आया होगा। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और ऑसम है, देख लो आप ध्यान से, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो भी आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट मैंने सिखा दिया है बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कंसीडर ए गैस ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है बॉस। द मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू बी ट्रायंगुलर एंड मेड ऑफ मासलेस रिजिड रॉड्स हुज वर्टिसेस आर ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। दिया है डायग्राम, अच्छी बात ही है, अदरवाइज तो आप वैसे भी सोच के करना ही करना था आपने, ऐसे दिया है देखो, ठीक है, ऐसे दिया है, आप चेक करें इस तरीके से। ठीक है, ये मासलेस रिजिड रॉड्स हैं और इन पे एटम्स है, ये इनके वर्टिसेस पे एटम्स रख दिए। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है, पार्टिकल्स हैं, देखो हमसे पूछा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या पूछा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं 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 नहीं, उसने बोला है फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T। हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है यार, इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है इस ट्राई एटॉमिक जो गैस मॉलिक्यूल है आपके पास, और याद करो किसी टेम्परेचर T पर इंटरनल एनर्जी क्या होती थी, इंटरनल एनर्जी NFRT/2 यही होती थी, मैंने लिखाया था फॉर्मूला, लिखाया था। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, दिस इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, दिस इज द एक्सप्रेशन एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। उसने बोला एक मोल के लिए, यानी n की वैल्यू n, उसने बोला फॉर ए मोल 1 लेंगे हम n की वैल्यू, एक सिंगल मोल के लिए बात कर रहा है, और चूंकि एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, इसमें कोई नो 6 होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6, 3 तो मोनो एटॉमिक के लिए होती है, तो ट्राई एटॉमिक है, नॉन लीनियर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। अगर याद नहीं है तो निकाल सकते हो, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला 3n - n, ये लिखाया था मैंने। तो ये जो कैपिटल N है, इसमें जो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनका नंबर है, तो 1 2 3 पार्टिकल्स है तो 3, और उनके बीच में इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने हैं, 1 और 2 के बीच में ये 1 हो गया, और ये इसके बीच में दूसरा रिलेशन, और इसके बीच में तीसरा, तो स्मॉल n की वैल्यू भी 3 ही है, मतलब ये होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन दैम, जो वहां पे एटम्स गिवन होंगे। पुट करो देखो, तो आ जाएगा 3 × 3 - 3, तो देख लो आप 6 ही तो आ रही है, इसलिए आप याद रखें, डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो U आपके पास आ जाएगा, n है 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 × R × T/2, ये कैंसिल 3, तो इंटरनल एनर्जी आ गई 3RT एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल है गाइस, ठीक है। तो यार देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट आपके जितने भी कंसेप्ट थे वो मैंने डिस्कस कर लिया, उनमें कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, अब कुछ क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करेंगे, जाके प्रैक्टिस करेंगे मस्त तरीके से, पूरा लेक्चर आप एंजॉय करेंगे, आगे आने वाले जितने भी लेक्चर आपको मिलने वाले हैं यार, आपकी ना फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी, है ना, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड हर कैटेगरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो दोस्तों प्रैक्टिस कर लेना मस्त तरीके से, उसको रिवीजन कर लेना, रूटीन प्रैक्टिस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑसम से कंसेप्ट के साथ, तब तक प्रैक्टिस में बने रहने का बॉस। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।